डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज मैं अपना परिचय बता दूं। मेरा नाम अरुण त्रिपाठी, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लघुराज क्रमांक 2 शहडोल में पदस्थ हूं। आज मैं आपको एक ग्रामर के एक टॉपिक से, एक पॉइंट से, जो बच्चों को कठिनाइयाँ जिनमें होती हैं उसकी चर्चा करना चाहूँगा। एंड दैट टॉपिक इज कंजक्शंस। इसमें मैंने कुछ अपने हिसाब से जो बच्चे प्रायः देखा, मैंने फील किया करते हैं प्रॉब्लम्स, उनको मैंने इसके अंतर्गत कलेक्ट किया है और उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहले इसमें आप देखिए कि मैंने कंजक्शंस की डिफिनेशन दी है कि कंजक्शन इज ए वर्ड, अ कंजक्शन इज ए पार्ट ऑफ स्पीच और इज ए वर्ड यूज्ड एज ए कनेक्टर, मीन्स यूज्ड एज ए ज्वाइंटर टू ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस विद इन ए सेंटेंस। इसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स दिया है। जैक एंड जिल वेंट अप टू द हिल। सो जैक, देखिए यहाँ पर दो तरह के दो सेंटेंसेस थे। पहला तो ये था कि जैक वेंट अप द हिल, पहला सेंटेंस ये था। और दूसरा सेंटेंस इसमें ये था कि जिल वेंट अप द हिल। दो सेंटेंस दिए हुए थे, पर दोनों के पर्पस एक ही, दोनों सेंटेंस के पर्पस दोनों में सिमिलरिटीज थी। जहाँ सिमिलर आइडियाज होता है वहीं आगे आपको मैं बताऊंगा कि जहाँ आइडियाज सिमिलर हो, जहाँ सिमिलरिटीज हो सेंटेंसेस में या एक्सप्रेशन में, तो वहीं ऐसे सब्जेक्ट को, ऐसे सेंटेंसेस को हम एंड से जोड़ते हैं। तो जैक और जिल दोनों के कार्य में सिमिलरिटीज थी, दोनों ने एक ही एक्शन परफॉर्म किया था, तो मैंने दोनों को एंड से जोड़ दिया है, अर्थात दोनों को मैंने उससे एंड से क्या किया, ज्वाइंट कर दिया। तो वही सारी चीज़ें इसमें भी, जैसे आर में भी आप देखेंगे, जो जिस तरह से आर हमारे पास जब दो चॉइसेस हों, दो ऑप्शंस हों, अल्टरनेटिव्स हों, तो हम आर का उपयोग करते हैं। बट जब कंट्राडिक्टरी आइडियाज हो तब हम करते हैं। तो इस तरह से इसमें मैंने 3-4 कंजक्शंस की सहायता से इसमें हमने ये दिखाने की कोशिश की कि कैसे दो सेंटेंसेस को या कैसे दो वाक्यों को या कैसे दो फ्रेजेस को या ज़रूरत पड़ने पर दो क्लॉजेस को या किस तरह से जोड़ देता है। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर एक क्लॉज ही था, तो दो क्लॉज को इसने आल्दो जो है जोड़ा था। यहाँ भी कंट्राडिक्टरी आइडियाज थी, यहाँ भी विरोधाभास था कि इट वाज कोल्ड आई वेंट स्विमिंग। जब कोल्ड थी तो स्विमिंग में हमें नहीं जाना था, नहीं जाना चाहिए, लेकिन इसके बाद भी हमने आल्दो का यूज़ किया है। तो आल्दो बट ये ऐसे कंजक्शंस होते हैं जो हमेशा कंट्राडिक्टरी आइडियाज़ को कनेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब देखिए, मैंने जिनका नाम बताया था वहाँ एंड, बट, आर, नार, ये सब इनका मैंने नाम बताया था बच्चों। तो आप देखो, मैंने यहाँ पर एंड कंजक्शन को ही बताया कि एंड कंजक्शन का उपयोग अपन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि यूज एंड टू ज्वाइन आइटम्स और आइडियाज दैट आर सिमिलर, रिलेटेड आर हैपन इन ए सीक्वेंस। जैसे सपोज करिए कि मैं मार्केट गया, मैंने मार्केट में फ्रूट्स लिया, वेजिटेबल्स ली, तो ये हमारी हैपनिंग्स, हमारे एक्शंस की एक सीक्वेंस है, एक सीरीज है। सो वी कैन लिस्ट देम विद द हेल्प ऑफ एंड, कि आई बॉट वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड पोटैटोज। सो ये यही बताया गया है कि जब टू सिमिलर आइडियाज हों या कोई हैपनिंग सीक्वेंस में हो रही हो तो उसको भी हम एंड से जोड़ सकते हैं। फिर जैसे इसमें मैंने एक एग्जांपल दिया है, आई बॉट एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड पीचेस। जब इसमें भी देखिए टू शो सीक्वेंस, तो वही चीज़ है, आई वेप्ड गुड बॉय एंड वेंट डाउन द स्टेयर। कोई काम मैंने किया और फिर वो उसी के सीरीज में, उसी के सीक्वेंस में मैंने और दूसरा काम क्या किया, तो मैं सीरीज से मैंने गुड बॉय करने के बाद मैं नीचे चला गया, तो दोनों को एंड से कनेक्ट किया है। फिर देखिए, टू शो द रिजल्ट ही फेल्ट सिक, अर्थात एंड डिसाइडेड टू लाई डाउन, अर्थात चूँकि वो बीमार था, इसने निर्णय क्या किया, घर में ही पड़े रहने का निर्णय किया। तो इसमें भी रिजल्ट शो किया गया है। जो मैं थोड़ा सा अलग से और 1-2 चीज़ें बता रहा हूँ जो बच्चों को ज़्यादा सटीक लग सकता है। तो मैं ये दिखा सकता हूँ कि जैसे ये हो कि ही वर्कड, जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है कि ही वर्कड हार्ड, ये पहला सेंटेंस है। और दूसरा सेंटेंस है ही पास्ड विद गुड मार्क्स, अच्छे अंकों से वो परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया। अब इन दोनों में देखा जाए तो जो इनके रिजल्ट हैं वो सिमिलर हैं,
वर्क अच्छा किया गया है, हार्ड किया गया है, तो उसको पास भी अच्छे अंक से होना चाहिए, अच्छा मतलब परीक्षा को उत्तीर्ण ही करना चाहिए एटलीस्ट। तो ऐसा इसमें हुआ है, अर्थात जो हैपनिंग्स है वो सीक्वेंस में है और सिमिलर हैपनिंग्स है। तो देखा जाए तो एक तरह से इनमें इन दोनों सेंटेंसेस के जो एक्शंस हुए हैं उनमें सिमिलरिटीज है, इसलिए इसको अपन लिखेंगे कि ही वर्कड हार्ड एंड पास विद गुड रिजल्ट। तो इस तरह से देखा जाए तो इसमें दोनों वाक्यों में सिमिलरिटी होने के कारण से मैंने इनको एंड से यहाँ एक सेंटेंस जो निर्माण किया था उसको मैंने यहाँ पर निर्मित किया, और बहुत सिंपल तरीके से जो एग्जाम में आता है तो इसे आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह से अगला जो है वो है आपका बट का। तो जो बच्चा बट का उपयोग सीख लेगा, जो ये जान जाएगा वेयर टू यूज एंड हाउ टू यूज एंड, सो ही विल यूज द कंजक्शन बट वेरी इजीली, अर्थात वो बट का उपयोग भी बड़ी आराम से बहुत आसानी से सीख लेगा, क्योंकि इसका उपयोग तो बिल्कुल आसान है। इसमें दोनों में सिमिलरिटीज थी और इसमें दोनों आइडियाज़ में डिससिमिलरिटीज हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं सपोज करिए एक सेंटेंस है, जैसे आपको अभी एक सेंटेंस दिया था कि ही वर्कड हार्ड, और यदि उसमें वो पास हुआ था और दूसरे में वो फेल हो जाए, तो देखा जाए तो उसमें सिमिलरिटीज हो गई, कंट्राडिक्टरी इसमें आइडियाज आ गए, विरोधाभास आ गया, ही फेल्ड इन द एग्जाम। तो देखिए दोनों वाक्यों में देखा जाए तो जैसा पहला एक्शन हुआ है उस तरह से दूसरा एक्शन नहीं हुआ, इसकी सीक्वेंसिंग प्रॉपर नहीं है, जो हैपनिंग है वो दोनों में देखा जाए तो डिसिमिलर हैं दोनों सेंटेंस। ऐसी स्थिति में हम इसको दोनों को जोड़ेंगे, ही वर्कड हार्ड बट फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। हम इसी सब्जेक्ट को रिपीट इसलिए नहीं करते क्योंकि वो दोनों सेंटेंसेस में सेम है। दोनों में यदि अलग अलग होता है कि जैसे मैं इसको करता हूँ बट वो उसको पसंद करता है, तब तो वहाँ पर बट आता और तब तो उसका पूरा सब्जेक्ट को हमको लिखना पड़ता, लेकिन इसमें सब्जेक्ट दोनों में सेम थे, कॉमन थे, इसलिए मैंने दूसरे सेंटेंस में ही का उपयोग नहीं किया। तो देखिए इसमें भी यही दिया गया है, टू शो कंट्रास्ट कंट्रडिक्शन, टू शो आई लाइक एप्पल्स बट नॉट द बनानास, मैं एप्पल को पसंद करता हूँ लेकिन बनानास को पसंद नहीं करता, अर्थात आई लाइक एप्पल्स आई डू नॉट लाइक बनानास। दूसरा सेंटेंस वास्तव में ये था कि आई लाइक एप्पल्स, दूसरा सेंटेंस था आई डोंट लाइक बनानास। सो व्हाइल वी आर गोइंग टू कनेक्ट बोथ द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ बट वी ओमिट आई डू नॉट, क्योंकि वो सिमिलर था दोनों में आई, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। टू शो द अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आई स्टडीड ए लॉट, देखिए यहाँ पर वही है कि दोनों में विरोधाभास है कि मैंने स्टडी ज़्यादा किया लेकिन परीक्षा में मैं फेल हो गया। देखा जाए तो वही है, हर जगह इसको कई शब्दों मैंने शब्दावली इसकी टर्मिनोलॉजी डिफरेंस हो सकती है, लेकिन इसका मूल यही है कि जब भी दो आइडियाज़ में डिफरेंस आए, जब भी दोनों आइडिया डिफर करें, अंतर करें, तो उनमें हम हमेशा कंजक्शन बट का ही इस्तेमाल करें। यू कैन गो आउट बट यू मस्ट रिटर्न बाई ये, अर्थात यहाँ पर आपके सामने दो विकल्प थे कि आप जा तो सकते हो, यहाँ पर यही कंडीशन कर रहा है। देखिए इंट्रोड्यूस ए कंडीशन को भी शो करने के लिए बट का उपयोग होता है। यू कैन गो आउट बट यू मस्ट रिटर्न बाई 10 PM, अर्थात लेकिन आपको 10 बजे तक उपस्थित होना है। अब यहाँ पर जो ये किया गया है, जो यहाँ पर बताया गया है कि एक मीनिंग एक्सेप्ट, इसका अर्थ होता है बट का कि एवरीवन बट सराह इज अलाउड टू डांस, इसका मतलब होता है कि सराह के अलावा हर व्यक्ति डांस करने के लिए अलाउड है। तो यहाँ वास्तव में देखा जाए तो ये इसका दूसरा अर्थ है, यहाँ पर ये जो कंजक्शन के रूप में ना हो करके बल्कि ये जो है उसके रूप में काम कर रहा है, प्रीपोजिशन के रूप में काम कर रहा है, ठीक है ना। तो कभी कभी एक ही शब्द का उपयोग दूसरी जगह पर होता है तो उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो जाता है। देखिए यहाँ पर आर का है, तो आर को भी देखा जाए तो यही है कि आर इज यूज टू प्रेजेंट अल्टरनेटिव्स आर चॉइसेस, मीन्स व्हेन टू चॉइसेस आर टू अल्टरनेटिव्स आर गिवन
and we have to choose one out of two. Suppose tea is already offered to me, कॉफ़ी इज ऑफर टू मी, मुझे टी ऑफ़र की गई, मुझे कॉफ़ी ऑफ़र की गई, दो में से मैं एक ही ले सकता हूँ, दो में से मुझे एक की चॉइस करना है, चूज करना है, उसमें से एक को पसंद करना है। तो ऐसी स्थिति में हम ये सामने वाले व्यक्ति जिसको जो हमको ऑफ़र कर रहे हैं कि आप इसमें से कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं, तो वही बोलेंगे कि यू कैन टेक टी और कॉफ़ी। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई, यू कैन हैव आइदर टी और कॉफ़ी। तो आइदर आर का कम्बिनेशन एक होता है, आइदर आर इसी तरह से आर मैंने कुल मिला के देखा जाए तो जो आर है वो आइदर का एक बहुत बड़ा पार्टनर है, स्टैंडर्ड पार्टनर है, मतलब हमेशा इसके साथ आइदर के साथ हमेशा आर आएगा। और इसी तरह से आप देखेंगे तो नाइदर के साथ हमेशा ये नार का यूज मैंने बताया है, तो नाइदर के साथ नार आएगा। आइदर हमेशा दो जो है पॉजिटिव सेंटेंसेस को जोड़ा करते हैं, ये चीज़ जरूर ध्यान रखना है कि जैसे कहीं ये हो कि सी कैन टेक टी, तो ये भी देखिए आपका सेंटेंस पॉजिटिव है। और दूसरा सी कैन टेक कोल्ड ड्रिंक्स, तो ये भी आपका सेंटेंस देखिए, ये भी आपका सेंटेंस पॉजिटिव है। अब यदि इन सेंटेंसेस को जोड़ा जाए तो दो तरह से इसे जोड़ा जा सकता है। पहला तो ये है कि सी कैन टेक टी और कोल्ड ड्रिंक्स, ये भी सही है। और दूसरा इस तरह से भी जोड़ा जा सकता है कि चूंकि यहाँ से यहाँ तक आपका दोनों का सेम है, केवल जो डिफरेंस है वो यहाँ पर है, तो आइदर का उपयोग यहाँ और आर का उपयोग, अर्थात यहाँ हम आइदर का उपयोग करके चाहे तो सेंटेंस बनाएं और यहाँ से आर लिख करके लिख दें कि सी कैन टेक आइदर टी और कोल्ड ड्रिंक्स, अर्थात एक तरीका ये भी है। इसे यहाँ हम आर का भी उपयोग कर सकते हैं और आइदर आर का भी उपयोग कर सकते हैं। जब हमारे पास टू या मोर देन टू चॉइसेस आर गिवन, दो या दो से अधिक चॉइसेस हों, अर्थात ये 3, 4, 5 चॉइसेस के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इसी तरह से नार, और इसमें अंतर केवल यह है कि ये नेगेटिव सेंटेंस को ऐड करता है। यहीं पर होता कि सी कैन नॉट टेक टी, सी कैन नॉट टेक टी, सी कैन नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक्स, तो अपन नार को हटाते, क्योंकि नार जो आपका नार है वो इटसेल्फ अपने में, इसमें नार जो है ना तो इसका मीन्स होता है, इसमें ऑलरेडी ये नेगेटिव वर्ड है, तो इसमें हमें नॉट को नहीं शामिल करना है। तो इसमें देखिए इस तरह का सेंटेंस आ रहा है, ही ड्रिंक्स नाइदर सूप नार कोल्ड ड्रिंक्स। और जब आपके पास दो सेंटेंस दिए रहेंगे, 10वीं के लेवल में तो ज़्यादातर ये रहता है कि वो नाइदर भर देगा और यहाँ ब्लैंक स्पेस कर देगा। तो 10वीं के बच्चे को समझ लेना है कि जो स्टैंडर्ड पार्टनर है नार का, नाइदर का, वो नार है, अर्थात नाइदर दिया है तो जो ब्लैंक स्पेस होगा, जो अगला भाग होगा वो नार से ही जुड़ा होगा। और जो यदि आइदर के साथ दिया गया है तो आइदर के साथ हमेशा उसका स्टैंडर्ड पार्टनर आर होगा, यही इसमें है। और बड़े आसानी से इसे नाइदर जो आइदर आर जो सीख लेगा उसे नाइदर नार को वो सीख सकता है, बड़े आराम से उसे कर सकता है। देखिए मैंने इफ और अनलेस, तो इफ अनलेस के लिए देखिए आपको यहाँ जो देखने की जरूरत है कि इफ क्या करता है। इफ एक कंडीशनल कंजक्शन है और इसका देखिए इस तरह से, जैसे इफ कंडीशन रहेगी, इफ रहेगा, कंडीशन रहेगी, फिर उसका रिजल्ट कैसा रहता है, एक ये रहेगा। जैसे देखिए इफ इट रेन्स, यदि वर्षा होती है तो वी विल स्टे इनडोर्स, हम घर के अंदर ही रुके रहेंगे। अब इसमें अपन को जरूर आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि यदि आप हमारे यहाँ होगा इफ ही वर्क्स तो ही विल पास। एक चीज़ इसमें आपको ध्यान देना है बच्चों की, इसमें जब इफ से स्टार्ट होता है और यदि ये वाला जो भाग है, इफ वाला भाग, ये कभी भी फ्यूचर टेंस में इसे ना लिखें। हालांकि इसमें मैंने इंडिकेट भी किया है यहाँ पर कि डू नॉट यूज विल आर वुड इनसाइड द इफ क्लास इटसेल्फ व्हेन रेफरिंग टू द फ्यूचर यूज द प्रेजेंट टेंस। अर्थात देखिए मैंने प्रेजेंट टेंस का यूज किया है, तो यहाँ प्रेजेंट टेंस भी यूज हो सकता है, सिंपल पास्ट टेंस का उपयोग भी आप कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट का उपयोग भी किया जा सकता है। उसकी कुछ है, उसके स्ट्रक्चर्स हैं आगे, लेकिन मैं यहाँ एक सिंपल तरीके से थोड़ा सा बताने की कोशिश किया कि यदि आप इफ के साथ जो भी आप क्लास जो यहाँ जोड़ते हैं उसको आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखिए। और सिंपल प्रेजेंट टेंस की आप जानकारी रखिए कि चूंकि ये सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट था तो यहाँ यस या यस लगा था, और यदि यहाँ पर दे वी इस तरह का कोई होता तो यहाँ यस या यस ना लगता। तो आप देखें तो इसी तरह का सेंटेंस ये था, इसी तरह का सेंटेंस ये। इसमें देखना है कि यदि इफ वाला हिस्सा शुरू में लिखा गया है
पहले बिगिनिंग में लिखा गया है तो द अदर पार्ट विल बी रिटन आफ्टर ए कॉमा, स्मॉल कामा का यूज किया जाएगा, उस कामा के बाद लिखा जाएगा दूसरा हिस्सा, ये ध्यान रखना है। और यदि आप मेन क्लास को, जो आपका मुख्य भाग है, इसी को कहा जाता है आपको इसी को कहा जाता है आपका जो है ये प्रिंसिपल क्लास है ये। तो यदि आप प्रिंसिपल क्लास को मान लीजिए लिखेंगे, पहले आगे इसको कर लेंगे तो फिर कॉमा की जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ चूंकि बीच में आ जाएगा, तो जब बीच में आएगा कि इफ यहाँ यदि ऐसा सेंटेंस हो जाएगा, ही विल पास इफ ही वर्क्स हार्ड, मान लीजिए सेंटेंस को थोड़ा और कर दीजिए, यहाँ पर आप ऐसा कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा मीनिंगफुल हो जाएगा। तो ही विल पास इफ ही वर्क्स हार्ड, यदि ऐसा सेंटेंस रहे तो उसमें फिर इफ बाद में आएगा, तो उसमें कोई भी कामा की जरूरत नहीं पड़ती। एग्जाम में ज़्यादातर ये आया करता है कि इफ के स्थान पर अनलेस और अनलेस के स्थान पर इफ। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ कि अनलेस का मतलब जो होता है वो इफ नॉट होता है। इसका मतलब निश्चित तौर पर इफ और अनलेस एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, क्योंकि इफ इसमें भी आ रहा है, बस इतना ही अंतर है कि ये निगेटिव में है, अर्थात इसमें निगेटिव भी, इसमें नकारात्मक अर्थ भी इसमें इंक्लूड है, शामिल है, और उसमें नकारात्मक अर्थ शामिल कंडीशन पर रहता है कि इसे हम शामिल कर भी सकते हैं और नहीं भी। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस यदि हम बनाए यहाँ, और एक सेंटेंस बनाया, जैसे सपोज करिए कि मैं ये कह दूँ इफ शी डज नॉट कम टू मी, इसको मैंने इफ से निगेटिव सेंटेंस बनाने की कोशिश की, तो आई विल नॉट हेल्प हर। आई विल नॉट हेल्प हर। अब देखिए इसको, जैसे ये वाला सेंटेंस था तो इसमें यही चलता है कि चूंकि ये वाला आपका जो पार्ट था, जो सबऑर्डिनेट क्लास था, मीन्स जो ये मेन था और ये सबऑर्डिनेट था, तो दोनों देखिए एक ही, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव जाएगा तो ये भी निगेटिव जाएगा। अर्थात यदि ये वाला भाग देखिए डज नॉट में आया, तो इसमें भी चाहे वो निगेटिव स्ट्रक्चर में हो जाए, वो सेंस में जाए, जैसे हम कहते हैं नॉट नहीं आएगा फेल हो जाएगा, तो चाहे वो निगेटिव नॉट से आए या फिर सेंस में आए। अब इसको यदि हम मान लीजिए सपोज करें इफ को यदि हम अनलेस से रिप्लेस करते हैं, तब समझ में आ जाएगा कि वास्तव में अनलेस और इफ में क्या अंतर होता है। तो यहाँ देखा जाए तो इफ को हम रिप्लेस करते हैं यहाँ पर अनलेस। अब इसके बाद जब हम, चूंकि अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, तो इसमें से हमें नॉट हटाना है, क्योंकि अनलेस के साथ तो नॉट रहेगा नहीं, तो ये हो जाएगा आपका अनलेस सी। और नॉट यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में नॉट अकेला जाएगा नहीं, नॉट के साथ हेल्पिंग वर्ब भी बाहर रिमूव होगी, तो अनलेस सी। और जब वो डज हटेगा तो कम्स हो जाएगा, क्योंकि फिर वहाँ देखना पड़ेगा सब्जेक्ट को। अनलेस सी कम्स टू मी आई विल नॉट हेल्प हर। अर्थात कुल मिला के देखा जाए तो मैंने यहाँ एक के स्थान पर अनलेस का यूज किया। यहाँ मैं इसको अच्छी तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने अनलेस लगाया तो मैंने इसको क्या किया, रिमूव किया यहाँ पर, और जैसे ये रिमूव हुआ तो यहाँ सब्जेक्ट का और वर्ब का मैंने कोऑर्डिनेशन देखना चाहिए यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर इसीलिए यस लग गया, क्योंकि ये सिंगल नंबर का सब्जेक्ट था तो यस लगाया, और इसके बाद वही चीज़ है। और जो दूसरा आपका जो भाग था उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस तरह से इसको आसानी से समझा जा सकता है। इसमें और भी देखिए, इसमें लिखा हुआ है वी विल गो टू द पार्क अनलेस इट रेन्स। अब यहाँ पर कोई भी नॉट नहीं आया, तो इसका मतलब नॉट ऐसा नहीं है, इसमें नॉट है कि यदि वर्षा नहीं होती तो वी विल नॉट गो टू द पार्क, वी विल गो टू द पार्क, हम बगीचा नहीं जाएंगे। तो देखिए ये सेंटेंस आपका नेगेटिव में दिख नहीं रहा है, पर वो इसके सीक्वेंस में रहेगा, जैसा इसका सेंस रहेगा उसी के कोऑर्डिनेशन में ये सेंटेंस लिखा जाएगा। इफ इट रेन्स वी विल गो टू द पार्क अनलेस इट रेन्स। और यदि ये हो जाए इफ इट रेन्स, यदि वर्षा होती है, तो यहीं पर ये क्या हो जाता है, वी विल नॉट गो। अर्थात ये इसके कोऑर्डिनेशन में हमेशा चलता है। देखिए मैंने दूसरा सेंटेंस भी ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पर नीचे, अनलेस शी कम्स टू मी आई विल नॉट हेल्प हर, वो अगला एक सेंटेंस वहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर टू और सो दैट का यूज किया गया है, ये भी बहुत एग्जाम में आता है जनरली। देखिए आप देखिए, this structure is typically used to indicate an excessive degree that prevents an action from happening. It often carries a negative connotation. मतलब यदि कहीं पर टू लगा दिया जाए तो वो एक्सेस
किसी भी चीज़ की एक्सेसिवनेस को दर्शाता है। जैसे हम कहते हैं कि यू आर टू गुड, यद्यप ये सेंटेंस मीनिंग के हिसाब से गलत है कि यू आर टू गुड, आप बहुत अच्छे हो, जितना अच्छा होना नहीं चाहिए, तो इस तरह के शब्दों के साथ टू का प्रयोग तो किया नहीं जाता। पर यू आर टू बैड कहा जा सकता है कि यू आर टू बैड। द टी इज़ टू हॉट, चाय बहुत गर्म है, तो चाय हॉट है, चाय बहुत गर्म है, इतनी नहीं गर्म होनी चाहिए, ये सही है। तो कुल मिला के जहाँ भी टू लगेगा, जैसे यहाँ पर एक आप देखिए टू हैवी है, तो यहाँ पर आप देखा जाए तो टू हैवी, इसका मतलब इसे इतना भारी नहीं होना चाहिए। टू हैवी मीन्स मोर देन द वेट विच शुड बी हियर, जितना मैंने वेट यहाँ होना चाहिए, जितना यहाँ वजन होना चाहिए उससे ज़्यादा है, अर्थात यह हमारे लिए कंफर्टेबल उठाने के लिए नहीं है। द बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट। तो देखिए यदि इसको टू का प्रयोग किया गया, ऐसी को देखिए इसका मीनिंग क्या देखिए निकल रहा है। द बॉक्स वेट इज मोर देन व्हाट इज नेसेसरी फॉर इट टू बी लिफ्टेड, अर्थात जितना भी सो इट कांट बी मूव्ड, अर्थात याद है जितना भी हमारे उठाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए था उससे इसका वेट क्या है, ज़्यादा है। ये कौन सा शब्द दर्शा रहा है, ये कंजक्शन टू दर्शा रहा है। इससे समझ में आ गया कि वेट जो है ज़्यादा था। अब ये दूसरी जगह जैसे हम कह दें कि सी इज टू वीक टू वॉक, वह चलने में, इसका मतलब यह है कि वो वीक जो है उसके कमजोरी को ज़्यादा एक्सेस किया गया, वह चलने में बहुत ही कमज़ोर है। ये नहीं कि वो चलने में कमज़ोर है, वो चलने में ज़रूरत से, कुल मिला के इसको हिंदी में देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि वह चलने में ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोर है, जितना कमज़ोर नहीं होना चाहिए उससे ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए वो चल सकती ही नहीं। कुल मिला के लिखा सेंटेंस तो आपका पॉजिटिव में दिख रहा है, बट इट कंटेन्स द मीनिंग इन निगेशन, लेकिन यह निगेशन में मीनिंग धारण करता है। इसका अर्थ यह निकलेगा कि जैसे यदि अपन सो दैट में जाएंगे तो इसका ये आ जाएगा कि सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट वॉक, अर्थात कुल मिला के लिखा ये था, कहीं पर ये नहीं था कि वो नहीं चल सकती, लेकिन वास्तव में ये टू एक्सेस वीकनेस को दर्शा करके ये बता रहा है वो चलने में असमर्थ है। अब इसमें यह है कि कहीं पर टू लगा हो तो उसको हम सो दैट में कैसे बनाएं, तो देखिए यहाँ पर द बॉक्स इज टू हैवी, तो यहीं पर अपन क्या कर दें, सो लगा दें, अर्थात यहाँ सीधा यूज करें द बॉक्स इज सो हैवी, अर्थात जहाँ TOO था वहाँ मैंने सो का उपयोग किया, और जो ये था जो टू वाला पार्ट, टी वाला पार्ट था, वहाँ पर हम दैट क्लॉज का एक निर्माण करते हैं। और चूँकि ये बॉक्स निर्जीव है, लाइफलेस है, इसलिए मैं सलाह ऐसा देता हूँ यहाँ पर इसका ऐसा किया है, चाहे आई कर दिया जाए चाहे वी कर दिया जाए, आई कैन नॉट लिफ्ट, और निर्जीव है तो इट, ये निर्जीव, अर्थात यहाँ पर ये लिखना जरूरी है। तो द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट, अर्थात बॉक्स इतना भारी है कि हम इसे नहीं उठा सकते। और सपोज करिए मान लीजिए यहाँ पर ये सो दैट में हो गया, अब यहीं पर इसमें टू करना होता, यदि ये सो दैट में पूछा जाता, जैसे इसके उसमें मैंने सो दैट दिया है, तो यहाँ यदि इसका किया जाता तो देखिए क्या होता, तो यहीं पर हम जहाँ सो था वहीं पर टू करते उसी को हटा के, और फिर इसमें जितना हम अपने से एडिशनल ऐड किए, ऐड कितना किए, ये यहाँ तक, अर्थात इसमें हम पता करें कि इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहाँ दिया गया है, तो जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वो लिफ्ट है, वर्ब यही है, तो यहाँ पर हम टू लिफ्ट। और चूंकि बॉक्स एक बार आ चुका है, ये इट और ये बॉक्स दोनों एक ही है, तो फिर यहाँ पर हम जैसे टू यहाँ पर लगाएंगे वैसे इसे हमें हटाना पड़ता है। यहाँ पर भी और एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, जैसे ही वाज सो हैप्पी दैट शी क्राइड, ये दिए सी वाज सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक। अब इसमें मान लीजिए सपोज करिए इसमें हमें टू का प्रयोग करना होता, तो इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें आप TOO लगाएं, और ये आप देखिए कि यहाँ से दैट, अब ढूंढिए आप कहाँ पर आपका वर्ब है, तो इतना भाग में क्रिया नहीं है, ये जो आपका है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो इसी के पहले आपको टू लगाना है, तो ये हो जाता सी वाज टू वीक टू वॉक, इस तरह से रहा। अब देखिए थोड़ा अब इसमें बिकॉज का है और इसमें सिंस है, तो बिकॉज और सिंस दोनों रीजन के लिए आते हैं, कारण को दर्शाने के लिए। इसमें दो सेंटेंसेस
जैसे देखिए मैं थोड़ा सा इसको आपको बहुत सरल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर एक सेंटेंस ये था और एक सेंटेंस ये था। ये मान लीजिए फर्स्ट सेंटेंस है और ये मान लीजिए सेकंड सेंटेंस है, दो सेंटेंस हैं। अब ये देखना चाहिए कि विकास किस में लगा दें, इस वाले में लगाएं कि इस वाले में लगाएं। तो मैच कैंसिल होने का कारण किस में था, रीजन किस में था? मैच कैंसिल हो गया उसका कारण ये था कि वर्षा हुई। तो जिसमें रीजन था, जिसमें कारण था, उसी में लगाना है, चाहे वो सिंस आए चाहे विकास आए। तो हमने विकास का इस्तेमाल कर दिया तो बाद में लिखा गया। अब मान लीजिए सपोज करिए मैं इसी वाक्य में, इसी दोनों वाक्यों को जोड़ने में मैं सिंस का भी उपयोग कर सकता हूँ, अर्थात सिंस और विकास में आपको एक साथ बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यदि मैं सिंस का यूज करता तो मैं क्या करता, इसको मैं शुरू में लिख देता। ये माना जाता है कि जब सिंस का उपयोग किया जाए तो दैट क्लास शुड बी गिवन द प्रायोरिटी एंड इट शुड बी रिटन फर्स्ट, अर्थात उसे प्रायोरिटी देना चाहिए और उसे फर्स्ट में लिखा जाना चाहिए। तो जो हो जाएगा सिंस इट वाज रेनिंग। अब इसके बाद कामा लगेगा फिर, क्यों? क्योंकि आपने कंजक्शन का उपयोग शुरू में कर दिया है। अब कंजक्शन बीच में नहीं, जब कंजक्शन बीच में आता, जैसे यहाँ बीच में आया था ये विकास, तो कोई भी कॉमा स्मॉल कॉमा नहीं था। और इस वाले भाग को हम क्या कर देंगे, द मैच वाज कैंसिल्ड ये हो गया। अर्थात सिंस विकास मैंने दोनों को आपको ही बताया कि दोनों रीजन के लिए आते हैं, लेकिन ये जुड़ेंगे उसी में, क्योंकि इट वाज अर्थात वर्षा ही मैच कैंसिल होने का कारण थी। तो वर्षा वाले भाग में ही, जिसमें वर्षा हुई थी, जो सेंटेंस हमको बता रहा था, उसी में सिंस का यूज किया गया, उसी में विकास का किया जाएगा, उसी में एज भी एज भी आता है, उसी में एफ ओ आर फार भी एक होता है। तो मतलब ये चारों जो आपको रीजन शो करने वाले कंजक्शंस हैं, इनका उपयोग हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। जैसे इसमें है सिंस वी हैव नो मनी वी कांट गो आउट टू द मूवी। देखिए इसमें सिंस का उपयोग किया गया, तो मैंने इसे शुरू में लिखा है और दूसरे भाग को हमने कामा से, सिंस इट इज़ रेनिंग वी कैन नॉट गो आउट। देखिए इसमें भी यही है, क्योंकि वर्षा हो रही है इसलिए हम बाहर नहीं जा सकते। तो जो सिंस का यूज़ किया तो शुरू में कर दिया, विकास का करते तो यही वाला भाग बाद में चला जाता और ये वाला भाग आपका पहले आ जाता। अब देखिए केवल थोड़ा सा बस ये आखिरी है कि जो आपका अंटिल, और जो आपका अंटिल है, तो अंटिल की मीनिंग भी हम जानते रहें कि अंटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, अर्थात ये टाइम के लिए कंडीशनल कंजक्शन है। और जो एज लॉन्ग है, एज है, वो भी टाइम के लिए ही है, लेकिन उसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है जब तक, अर्थात ये आपका जो है वो निगेटिव है, जब तक नहीं है, और ये आपका निगेटिव में नहीं है। इसमें देखिए जो बेसिक मैंने देखा, इसमें सबसे पहले जो है कि क्लास 10th में ये अंटिल भरने के लिए आता है। तो अंटिल भरने के लिए आए तो अपन कैसे पहचान, जैसे मान लीजिए सपोज करिए आई विल सिट हियर, यहाँ मान लीजिए खाली स्थान दिया गया है, यहाँ सपोज करिए कुछ भी नहीं दिया गया है। अब यहाँ वो कहता कि अंटिल आएगा, कि एज आएगा, कि विकास आएगा, सिंस आएगा, फार आएगा। तो अपन हमेशा देखें कि अंटिल के साथ जो आपका क्लास रहता है, जो आपका सेंटेंस रहता है, तो दैट शुड बी रिटन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है, सिंपल फ्यूचर में नहीं। इतना जैसे इसमें है वेट हियर अंटिल आई कम बैक, तो देखिए अंटिल आई कम बैक, आई के साथ जैसे आई नहीं लगता तो नहीं लगा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो अर्थात अंटिल का यूज करें जब, तो हम हमेशा ध्यान दें कि वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस हो। यहाँ पर चूँकि ये पहला सेंटेंस हो गया, दूसरा मैंने यहाँ पर दे दिया है। अब इसी तरह से एज लॉन्ग एज वाले में भी यही है कि जनरली ज़्यादातर जब भी हम एज लॉन्ग एज का प्रयोग करें तो उसमें ये देखें कि एज लॉन्ग एज के साथ आया हुआ जो आपका भाग रहेगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहता है। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए एक लिखा है एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव, ये देखिए जब तक मैं जीवित हूँ, आई विल सर्व माय नेशन, मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूँगा। तो ये वाला भाग सिंपल में प्रेजेंट में आया, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और ये वाला जो भाग जाएगा वो सिंपल फ्यूचर में। तो सिंपल फ्यूचर चाहे वो स्ट्रक्चर से विल शैल आए या फिर कैन वगैरह का इस्तेमाल करके भी वो फ्यूचर टाइम को शो करता है, तो वो भी फ्यूचर टाइम को शो करने वाला भाग भी यहाँ लिखा जा सकता है। कोई जरूरी नहीं कि विल और शैल से ही भाग बने। तो कुल मिलाकर मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि अंटिल जब आए तो उसके साथ नॉट न लगाएं, नॉट नहीं लगा रहता क्लास 10th में, केवल भरने के लिए रहता है। यहाँ जो दिया गया है वो अंटिल वो प्रीपोजिशनल है, यहाँ प्रीपोजिशन है, ये यहाँ पर ये कंजक्शन नहीं है। तो कभी कभी इस तरह के वाक्य भी दिए रहते हैं कि आई विल स्टे इन द ऑफिस अंटिल 5 o'clock, अर्थात 5 बजे तक मैं ऑफिस में रुकूंगा। तो इसका मतलब ये है कि एग्जैक्टली 5 बजे तक, ठीक 5 बजे तक मैं रुकूंगा,
मेरे जाने के ऑफिस से जो टाइम रहेगा, एक्सपायरी टाइम रहेगा, वो 5 o'clock के बाद रहेगा। और जो ये वाला सेंटेंस है इसमें मैंने कंजक्शन के रूप में यूज़ किया है। एक सेंटेंस ये था, एक सेंटेंस ये था, और दोनों को मैंने इसलिए किया क्योंकि टाइम कंडीशन के लिए कह रहा था कि जब तक मैं नहीं वापस आता तब तक यही इंतज़ार करना। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस था, इसलिए यहाँ पर अनटिल यूज किया गया। और एज लॉन्ग एज वाला भी जो मैंने बताया कि एज लॉन्ग एज का उपयोग करने के लिए कहे तो 2 सेंटेंस देखिए। यदि आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस रहता है, पहला भाग आपका सिंपल, एक सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहता है और एक सिंपल फ्यूचर में रहता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस वाले में एज लॉन्ग एज का उपयोग करके और कॉमा लगा के दूसरा सिंपल फ्यूचर वाला लिख दीजिए। या फिर यदि आप एज लॉन्ग एज वाले सेंटेंस को यदि इसको बाद में लिखते हैं तो देयर इज़ नो नीड टू कॉमा। मेरी ऐसी उम्मीद है, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की आपको बताने की कि इसको और कैसे सरल तरीके से इसको हम सीख सकते हैं और दिए गए वाक्यों में हम इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं बच्चों। और आप इसको देखिए, अपने शिक्षक से भी और भी इसको संपर्क करिए, उनसे कंसल्ट करिए, उनसे समझने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच।